हेलो एवरीवन। आज आपके क्लास में पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th जीव विज्ञान जीवन की मौलिक इकाई, जो कि 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। जीवन की मौलिक इकाई में इस जीव विज्ञान में आज बताने वाली हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में बताने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने वाले, विस्तार से समझिएगा। आज हम क्या बताने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ क्या होता है, ये किन किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, पहला बना हुआ है माइट्रो और दूसरा बना हुआ है कॉन्ड्रिया। माइट्रो धन कॉन्ड्रिया बराबर क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम क्या लिखेंगे? माइटोज। माइटोज मतलब कि माइट्रो का अर्थ क्या होता है? थ्रेड। थ्रेड मतलब, माइटोकॉन्ड्रिया को यहां पे लिख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड माने क्या होता है? सूत्र। थ्रेड माने में भी धागा भी होता है, तंतु भी होता है। बात समझने यहाँ पे। माइट्रो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला मिलकर के बना हुआ है माइटोस मतलब थ्रेड, सूत्र, धागा, तंतु, और दूसरा कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया मतलब कहने का ये है CHONDRI, कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख लीजिए हिंदी शब्द भी। कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया मतलब होता है कड़िका। क्या होता है? कड़िका होता है। बात समझना, यहाँ पे कड़िका होता है, जो कि इंग्लिश में कहते हैं रेन्यूज। कड़िका या कड़िकाएं। इसके बाद देखेंगे क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना, पहला माइटो, दूसरा कॉन्ड्रिया। माइटोस मतलब थ्रेड, सूत्र, धागा, तंतु, कॉन्ड्रिया कड़िका या रेन्यूज। अब ये बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम और क्या कह सकते हैं? तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? सूत्र कड़िका के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है? सूत्र कड़िका। आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, डिफिनीशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा क्या होती है, यही तो देखेंगे। डिफिनीशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया परिभाषा की माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। अब मैंने ये चर्चा कर चुकी हूं। यूकैरियोटिक कोशिका, अब देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है बेटा, कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? नील हरित शैवालों में पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? पेड़ पौधे मनुष्यों में पाई जाती है। तो हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका
कोशिका द्रव्य में, के कोशिका द्रव्य में, के कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की, अनेक, यहां पे प्रकार मत लगाइए, देखिए क्या लिखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म, यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनेक सूक्ष्म गोलाकार सलाकावत, यहाँ पे सलाकावत संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई बेटा? मैंने अभी बताया भी कि भाई ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सलाकावत संरचना पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। परिभाषा हो गई। आइयो, अभी मैंने किस शब्द से मिलकर के बना हुआ, कैसे बना हुआ है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। हमने कहा कि यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सलाकावत संरचना पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों के? आइयो, आगे देखते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसके आगे, इसके आगे देखते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले खोज किसने किया था। तो हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, कॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ने सन 1880 में किए थे। किस सन में किए थे? 1880 में किए थे, अब किसमें किए थे कोलिकर ने? तो इन्होंने किया था, इन्होंने, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसमें देखा था? तो इन्होंने देखा था कीटों के रेखित पेशी में देखा था, रेखित पेशियों में देखा था, रेखित पेशियों में देखा था। किसने देखा था? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। किसने देखा था भाई? कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कीटों में देख रहा था। अच्छा, कोई भी श्रेय अगर होता है, कोई भी काम को वर्क करने के लिए, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट के लिए अगर होता है कोई, तो सिंगल नहीं कभी कोई कार्य कर पाता है, उसके साथ में कोई ना कोई लगा होता है। अब एक कोलिकर भी तो लगे हुए थे इसके साथ में। तो आगे एक वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम है अल्टमान। अल्टमान नामक वैज्ञानिक कौन थे? अल्टमान नामक वैज्ञानिक, अल्टमान नामक वैज्ञानिक, अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे। अल्टमान जो नामक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने सन 1890 में, किस सन में? 1890 में ये कहा था कि ये कोशिका में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, उन्होंने क्या कहा कि ये कोशिका में उपस्थित होता है। मतलब कि अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने कहा कि ये कोशिका में उपस्थित होता है। किसने कहा?
उपस्थित होता है। किसने कहा भाई? अल्टमान ने कहा था कि कोशिका में उपस्थित होता है। तभी अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दे दिया था, जिसका नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। इन्होंने ही नाम दिया था बायोप्लास्ट। जो अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने नाम क्या रख दिया था? बायोप्लास्ट नाम रख दिया था। अब तीसरे वैज्ञानिक क्या थे? तीसरे वैज्ञानिक भी थे भाई, तीसरे नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने यहाँ पे देखिए बिंडा नामक वैज्ञानिक एक थे। कौन से वैज्ञानिक? बिंडा नामक वैज्ञानिक इन्होंने भी कुछ किया था। इन्होंने सन 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा था, या हम कह सकते हैं इन्होंने ही, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने ही क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा, नाम दिया भाई। क्या लिखेंगे? बेंडा नामक वैज्ञानिक 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, बस बहुत है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जुड़े हुए कितने लोग हैं? 3 लोग। पहले कोलिकर हैं, इसके बाद अल्टमान है, इसके बाद बेंडा नामक वैज्ञानिक। तो हमने बोला कोई भी साइंटिस्ट होगा वो कोई सिंगल अकेले वर्क नहीं कर पाता है, तो क्या करेंगे? सभी लोग मिलकर के क्या करते हैं? उसका खोज करते हैं कि ये क्या हो सकता है। किसी ने नाम दिया, किसी ने कुछ भी किया अपने अपने उसमें। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब हम इसकी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं बेटा। आगे देखते हैं। अब हम अगर इसके फिगर की बात कहें, संरचना, स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर। बेटा जो इसका स्ट्रक्चर होता है, यह हमने बताया अभी कि सल्कावत संरचना, गोल की तरह संरचना होती है। कुछ सल्कावत जैसे संरचना पाई जाती है। अब सही से बन नहीं रहा है, फिर से देख लीजिए एक बार, बना लेते हैं इसको कायदे से। ये बन गया ना। अब ये क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से युक्त होती है। कैसे झिल्ली से युक्त होती है? दोहरी झिल्ली से युक्त होती है, मतलब 2 लेयर होती है इसकी। कैसे लेयर होती है? 2 लेयर होती है इसकी। 2 लेयर ऐसे, ये दोहरी झिल्ली से युक्त होती है, या हम कह सकते हैं 2 लेयर से युक्त होती है, ऐसे। तो इसकी दोहरी लेयर ऐसे। अब हम इसकी अगर दोहरी लेयर की बात करें तो ये दोहरी झिल्ली से युक्त होती है, लेकिन ये बाह्य झिल्ली जो होती है, इसकी जो लेयर होती है बाह्य झिल्ली, ये लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन, किसकी बनी होती है? लिपिड प्रोटीन की बनी होती है बाह्य लेयर। और जो आंतरिक वाली झिल्ली होती है, तो हम क्या करेंगे भाई? ये बाह्य झिल्ली को हम क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और ये अंदर वाली झिल्ली को क्या कहेंगे? अभी इसको हम हिंदी में कह सकते हैं बाह्य झिल्ली। भाई बाह्य वाली को क्या कहेंगे? बाह्य झिल्ली। ये हो जाएगी। अब इसके अंदर वाली झिल्ली को इंग्लिश में कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन। और हिंदी में इसको आंतरिक वाली इसको झिल्ली को क्या कहेंगे? आंतरिक झिल्ली। क्या कहेंगे? आंतरिक झिल्ली।
हो गया। हम इतनी बात कर चुके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया शल्कावत संरचना पाई जाती है। ये दोहरी झिल्ली से युक्त होती है, जो कि बाह्य झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर वाली झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली कहते हैं। और यही क्या है, इसकी बात करेंगे। ये जो आंतरिक झिल्ली है, ये अंदर की ओर थोड़ा सा धंस करके अंगुली जैसी संरचना बनाती है। ऐसे कुछ संरचना बनाती है। ऐसे कुछ संरचना बनाती है। भाई बन गई, जिन्हें कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं बेटा इसमें? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब ये द्रव्य भरा हुआ, द्रव्य के अंदर कैसी संरचना बनाई है? अंगुली जैसी संरचना बनाई गई, जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। अब इनमें कुछ ऐसे करके घुंटियां लगी होती हैं। क्रिस्टी में क्या लगी होती हैं? घुंटियां लगी होती हैं। ऐसे करके लगी होती, सब में लगी होंगी, हर एक क्रिस्टी में लगा होगा। ऐसे करके सभी में लगी होंगी, ऐसे करके लगी होती हैं। ऐसे करके बेटा लगी होती है, जिन्हें हम इनको कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। इन्हीं को कहते हैं ऑक्सीसोम। बेटा अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो ऑक्सीसोम इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम यहाँ पे हम लगा के एक बना के फिर से बता देते हैं कि जैसे कि ये ऐसे करके क्या बनी है? ऑक्सीसोम बनी हुई है ऐसे करके। तो इनमें क्या लगी हुई है? ऐसे करके क्या लगी हुई है? एक क्रिस्टी बना लिए हैं, इसमें क्या अनेक प्रकार के हर एक ऑक्सीसोम में क्या घुंटियां लगी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीसोम। इन्हें ही क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। इन्हें ये ऐसे करके। बात समझ में आ गई? अब बेटा क्या होता है कि इनमें घुंटियां जो लगी होती हैं, इनकी संख्या लगभग कितनी हो सकती है? भाई क्वेश्चन पूछा जब जाता है कि इनमें संख्या लगभग कितनी लगी होती है, तो बेटा इनमें लगी होती है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5, मतलब कि 10,000 से 1 लाख तक लगी होती हैं। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों के? अब ये बताइए, ऑक्सीसोम को और भी नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरे नाम से मतलब कि इन्हें F1 कण के नाम से भी जाना जाता है, और ऑक्सीसोम को ही प्रारंभिक कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक कण कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों के? अभी हम क्या कहते हैं कि जो घुंटियां लगी होती है या ऑक्सीसोम जो लगे होते हैं F1 कण, भाई इनको ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है, F1 कण के नाम से भी जाना जाता है, प्रारंभिक कण के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जो क्रिस्टी में घुंटियां लगी होती हैं छोटी छोटी ऐसे करके। तो इसमें ऐसे समझ में आई। अब जैसे हमें इसके एक भाग को वैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि F1 कण के बारे में समझाइए। F1 कण के बारे में समझाइए। क्या कह रहे हैं? F1 कण के बारे में समझाइए। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो देख लेते हैं आगे, यहीं पे देख लेंगे। F1 कण के बारे में समझाइए, मतलब कभी पूछ लिया था। जैसे इसका एक कण उठा लिया जाए, इसका क्या कर लिया जाए? एक कण उठा लिया जाए ऐसे करके। ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, इसकी पार्ट की बात कर रहे हैं। भाई इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे करके बना होता है कुछ, ऐसे करके बने होते हैं, ऐसे करके बने होते हैं, जैसे ही बना होता है भाई, ऐसे ही बना होता ना। तो इसे क्या कहते हैं? आधार। इसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसको थोड़ा बड़ा बनाइएगा, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको जैसे हम बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा बना लिया। अब इसको ऐसे करके जोड़ देते हैं और यहाँ से ऐसे करके जोड़ देते हैं। अब बात समझ में आ रही होगी। भाई इसका एक पार्ट उठा के बता रहे हैं। भाई F1 कण इसमें पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन। तो क्या होता है बेटा? इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और इसे क्या कहते हैं? व्रंत। और इसे कहते हैं शीर्ष भाग।
भाई ये ऊपर की टोपी है तो क्या है, शीर्ष ही तो होगा। सिंपल सी बात है भाई, बात समझ में आ गई। इसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। आगे देखिए, अब बेटा क्या होता है कि आधार में क्या पाया जाता है, तो ये क्या करता है, ट्रांजिक्शन, ट्रांजिक्शन ऐसे देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, हैंड ट्रांजिक्शन, इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं, या ट्रांजिक्शन इलेक्ट्रॉन एंजाइम पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। और इसमें एटीपी, एटीपी सिंथेसिस, सिंथेसिस नामक एंजाइम पाया जाता है इस कण में। जो हमने बताया ना कि एक F1 कण की बात बता रहे हैं, एक एक घुंटियां लगी होती हैं, उन्हीं घुंटियों को क्या कहा गया, आक्सीकोम, आक्सीसोम या F1 कण या प्रारंभिक कण। भाई तीनों के नाम से जाना जाता है इसको, ये भी जान लीजिए। अब क्या है कि हमने बताया कि इससे, इसके इस वाले भाग से, यहाँ के ये भाग से इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं व्रंत, इसको कहते हैं टोपी वाले को बन जाते हैं शीर्ष। अब भैया इसमें एटीपी, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि F1 कण में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, भाई सिंपल सी बात है, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम पाया जाता है। लेकिन ये क्या करता है बेटा, ये पहले ही चेंज नहीं होता है, ये पहले ही चेंज नहीं होता है, लेकिन इससे पहले इसमें क्या होता है, एडीपी, यहां पे देख लीजिए, एडीपी। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, तो बेटा एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यही है। और एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। आगे देखेंगे भाई ये एटीपी में चेंजिंग कैसे होता है, तो एडीपी के फास्फोरीलीकरण से, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडीपी के फास्फोरीलीकरण से, लीकरण से एटीपी में चेंज होता है, एटीपी में उत्सर्जित होता है या ऊर्जा मुक्त करती है, उत्सर्जित होता है बेटा। हो गया, तभी ये क्या हो जाता है, एटीपी में चेंज होता है। अब ये फास्फोरीलीकरण क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ये क्या है बेटा, फास्फोरीलीकरण का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन का फास्फोरीलीकरण करके ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। बात समझ में आ गई, ऊर्जा मुक्त करता है, बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब बेटा क्या है कि इसकी जो बाह्य झिल्ली होती है, अभी मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, सभी लोगों की बात समझ में आ गई, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा ये भूल गई थी, इसको देख लीजिए। जो बेटा इसकी लेयर होती है, बाह्य झिल्ली की लेयर जो होती है, उसकी जो मोटाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम होती है बेटा। कितना होती है, 60 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो आंतरिक होती है ये 64 एंगस्ट्रॉम होती है बेटा, समझ में आ गई। अब बेटा इसमें जो ये जो ऐसे करके बना हुआ है, इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। कैसा पदार्थ भरा होता है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। मतलब कि जब इसमें तरल पदार्थ भरा होता है तो अब तरल पदार्थ में है कौन कौन सा, तो जैसे कि इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, और इसमें डीएनए भी पाया जाता है, और डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, जिन्हें कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई सभी लोगों के, ये बात समझ में आ गई भाई। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तरल पदार्थ में भरा क्या क्या होता है, एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, जो कि ऑक्सीडेशन में ये क्रिया करते हैं। यही तो है ऊर्जा भाई, यही क्रिया करते हैं ऑक्सीडेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया में यही क्रिया करते हैं
अक्षीय श्वसन की क्रिया करते हैं। कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा रिवीजन का सभी लोग। इसके आगे बताते हैं फिर। ठीक हो गया। आगे अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के संरचना के बारे में बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? संरचना के बारे में। अब हम जानते हैं कि संरचना के बारे में बताने के बाद अब इसका कार्य क्या होता है भाई, देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो बेटा इसका कार्य यहाँ पे देख लीजिए, इसका कार्य मेन कार्य इसका देख लीजिए, कार्य क्या है इसका मेन कार्य, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये क्या करते हैं? पहली बात, ये कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका के अंदर, देखिए कार्य क्या है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, कोशिका, देखो यहां पे, कोशिका के अंदर अक्षीय श्वसन, अक्षीय श्वसन का ये स्थल होता है, स्थल होता है। समझ में आ गया ना क्या बताया हमने? कि कोशिका के अंदर अक्षीय श्वसन का स्थल होता है और इसमें आगे क्या है? और इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का शोषण होता है या ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, या हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। बस मेन कारण यही है इसका कि ऑक्सीय शोषण का स्थल होता है। अभी मैंने बताया भी कि ये क्या है, एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, यही क्या है भाई, यही ऊर्जा मुक्त करते हैं, यही श्वसन की क्रिया भी करते हैं, और ये क्या होते हैं, इन्हें मैट्रिक्स भी कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। और ये दूसरी बात ये क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम से जाना जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, पूछने जाने वाला भी क्वेश्चन है, हमेशा पूछा भी जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहां पर ना समझ में आया हो। अगर समझ में आ गया हो तो इसमें सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेटा, और कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जहां पर समझ में ना आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।